हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर्स तक या अभी तक हमको ये नॉलेज है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। ऑल्सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी जो मेल है वो थ्रू आउट दी लाइफ रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होके डेथ तक खत्म होती है। बट इन केस ऑफ फीमेल्स वी सॉ कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है या जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है किसी भी फीमेल की वो रेस्ट्रिक्टेड है टू टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। उन दो पॉइंट्स को किसी भी फीमेल की लाइफ में हम लोग मार्क करते हैं बाय द टू टर्म्स मेनार्क एंड मेनोपॉज। ये मेनार्क और मेनोपॉज के जो बीच का रीजन या बीच का जो टाइम होता है तभी एक फीमेल रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम होती है। इसके अलावा मतलब आफ्टर मेनोपॉज जो फीमेल के अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, जो उसकी ओवरी में इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं और इसी के कारण अब कोई ओवम रिलीज नहीं हो सकता, ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। ओव्यूलेशन नहीं हो सकता मतलब फीमेल गैमीट नहीं बन सकती और फीमेल गैमीट नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। So we saw that the reproductive span of a female is only from menarche to menopause. अभी menarche और menopause क्या है? So menarche is basically the first time जब किसी भी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है। फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होना मतलब रिलीज ऑफ एग बाय द ओवरीज। सो जब पहली बार ओव्यूलेशन होता है, ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, वी से इट इज द ऑनसेट ऑफ ovulation in females, that is known as menarche। ठीक है, उसे हम menarche कहते हैं। और menopause क्या होता है? It is the end of ovulation। ओव्यूलेशन का जब एंड हो जाता है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी पढ़ा था। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? क्योंकि फीमेल बॉडी जो है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट बनाने के लिए नहीं है, उसका दूसरा काम भी होता है। उसका काम फर्टिलाइजेशन करना भी होता है। उसका काम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस जाइगोट को डेवलप करना भी होता है टू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म। सो इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है नेचर में और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप को तैयार करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी इन द अर्लियर स्टेजेस। सो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल के अंदर, वो बेसिकली उस फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए सक्षम बनाती है। नाउ हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फर्टिलाइजेशन भी करना होता है, पर जरूरी थोड़ी ना हमेशा फर्टिलाइजेशन हो। पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि कब फर्टिलाइजेशन होगा, कब मुझे पता चलेगा, कब मैं जायगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए तैयारी करूंगा। तो इसीलिए हर महीने जैसे ही ओवम रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिना कुछ सोचे कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी तैयारी चालू कर देता है फॉर दी डेवलपिंग फीटस। सो इसीलिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जैसे ही ओव्यूलेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नाम का एक हार्मोन एक मैसेंजर की तरह जाता है, जाके बोलता है यूट्रस को तुम तैयार हो जाओ, अभी ओव्यूलेशन हो गया है। सो तुम तैयारी कर लो, अगर जाइगोट आता है तो तुम्हें उसको खाना पीना देना पड़ेगा, तो तुम तो तैयारी चालू कर दो। सो इसीलिए जो फीमेल यूट्रस होती है, द यूट्रस, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो यूट्रस है इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है वो हर महीने थिकन अप होता है, मतलब इसकी जो वॉल्स होती हैं वो हर महीने थिक होती है, उसके अंदर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड आता है सो दैट अगर डेवलपिंग जाइगोट आ जाए तो वो उसको खाना पीना प्रोवाइड कर सके। हमने एग्जाम्पल से भी देखा था कि मम्मी जैसे ही कोई गेस्ट आने वाले होते हैं घर में सारी तैयारी स्टार्ट कर देती है, नाश्ता वाश्ता बना दिया, तुम्हें खाने भी नहीं देती है, नहीं तुम्हें नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि मेहमानों के लिए है। सो इन दिस वे आपकी यूट्रस भी उस जाइगोट जो कि गेस्ट है उसके लिए तैयारी चालू कर देती है।
ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन के केस में कि तैयारी जो है वो यूज होगी। पर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अनफर्टिलाइज एग आ गया। अब अनफर्टिलाइज्ड एग का क्या करें? कुछ नहीं, हर महीने आ जाएगा वो तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग अलोंग विद दी तैयारी, जो भी तैयारी हुई थी ना, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग विंकनिंग हुई थी, आपकी मम्मी ने नाश्ता बनाया था ना, तो नाश्ता रखेगी थोड़ी ना घर में कि परसों तरसों मेहमान आएंगे तो पड़े रहने दो, नहीं, मम्मी क्या कहती है, तू भी खा ले। सो मम्मी शी गेट्स रिड ऑफ दी जो भी उन्होंने पकवान बनाए थे आपके लिए। वैसे ही हमारी बॉडी भी, फीमेल बॉडी भी इस एंडोमेट्रियम से, अनफर्टिलाइज्ड एग से रिड ऑफ हो जाती है। कैसे रिड ऑफ होती है? बाय दी विजाइनल ब्लीडिंग, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो हर एक फीमेल में हर महीने होती है। इट इज अ साइकिल, ये एक चक्रा है जो सर्कुलर मैनर में चलता रहता है। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो मेन एम होता है वो होता है कि कोई भी फीमेल को, फीमेल बॉडी को वो फिजिकली इतना स्ट्रांग बना दे कि वो प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन के काम को इजीली कर सके। राइट? सो नाउ हमने देखा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, एंडोमेट्रियम सेल, अनफर्टिलाइज्ड ओवम एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज थ्रोन आउट। ये सारी चीजें बाहर निकल जाती है बाय द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। पर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका मतलब जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। राइट? सो टुडे वील बी सीइंग हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल्स एंड हाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ fetus and then into a complete organism. राइट? सो आज देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी टू फॉर्म जाइगोट। यहां पे फर्टिलाइजेशन अगर मैं ह्यूमंस में डिफाइन करूं तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ sperm and ovum to form zygote, यही होगा ना। देखिए ये कुछ इवेंट से मार्क्ड होता है, दिस एंटायर प्रोसेस इज मार्क्ड बाय सम इवेंट्स। हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ेंगे और हर टर्म सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि एंटायरली फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में यूजफुल होते हैं। राइट? सो आई विल बी स्टार्टिंग विद ईच एंड एवरी टर्म। सबसे पहला इवेंट कोई भी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए होता है कॉप्यूलेशन। सो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कॉप्यूलेशन। Now, copulation is nothing but the sexual intercourse or the sexual activity between a male and a female, whereby the penis is inserted into the vagina. और ये ही होने के साथ साथ इसमें insemination भी होना चाहिए। Copulation as well as insemination. Only copulation is not important or it is not significant. ठीक है? So इसके साथ साथ होना चाहिए insemination. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि कौन से कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। सो मेल का इट इज द पेनिस एंड फीमेल का इट इज द वेजाइना। सो इस कॉप्युलेशन के दौरान द सेक्सुअल इंटरकॉर्स, इस सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान द मेल पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल पेनिस एंड इट आल्सो रिलीजेस द सीमन इनटू द वेजाइना। ठीक है, मैंने एंड बोला है, मतलब ये काम भी होना चाहिए। सो इंसेमिनेशन इज बेसिकली द रिलीज ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना। सीमन हमने पढ़ा था, सीमन क्या होता है? किसी भी मेल के स्पर्म्स अलोंग विद द न्यूट्रिशन। सो स्पर्म्स अलोंग विद द सिक्रीशंस ऑफ seminal vessel and prostate glands. So along with the secretions of glands, right? ये जो secretions है
ये इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन और मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो पहला इवेंट जो फर्टिलाइजेशन में होना चाहिए वो होना चाहिए copulation as well as insemination. Copulation is insertion of male copulatory organ into the female copulation canal, and साथ ही साथ there should be release of semen into the vagina. Now semen क्या है? ये है sperms along with their nutrition. मैंने आपको बताया था sperm को है ना बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना होता है, तो इसीलिए वो अपना खाना पानी सब साथ लेके आते हैं, क्योंकि इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए. सो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स. कौन कौन से? सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, राइट. सो वो दोनों सिक्रीशंस इसको मोबिलिटी और खाना प्रोवाइड करते हैं. नाउ वंस द इंसेमिनेशन प्रोसेस इज डन, इंसेमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? सीमेन जो है मतलब स्पर्म्स जो है वो वजाइना में रिलीज कर दिए जाते हैं. अब देखिए मैं just a segment of female reproductive system बना रही हूँ, राइट. यहाँ पे सीमेन इज रिलीज, ये सीमेन आ गया और यहाँ पे इसके अंदर है स्पर्म्स. नाउ स्पर्म का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, एक हेड होता है और ऐसे टेल होती है, मिडल पीस होता है और टेल होती है, राइट. नाउ दीज स्पर्म्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन millions of sperms are released into the female body. So ऐसे बहुत सारे sperms जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं. और अगर फीमेल का जो एग है या जो ओवम है वो ओविडक्ट में प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा? जैसे ये स्पर्म्स रिलीज होते हैं ना, ये स्पर्म्स वेजाइना से ट्रैवल करके यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और कुछ स्पर्म जाएंगे एक फेलोपियन ट्यूब में, कुछ स्पर्म जाएंगे दूसरी फेलोपियन ट्यूब में. अब इनमें से सिर्फ कोई एक ही ऐसा लकी स्पर्म होता है जो कि इस ओवम तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ इस ओवम के अंदर एंटर कर जाता है. दैट मीन्स यहां पे मैंने बताया आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म विल बी रिलीज. तो आधे अगर लेफ्ट वाली ओविडक्ट में गए, आधे राइट वाली में जाएंगे. लेफ्ट में मान लो हमारे ओवम नहीं है तो वो तो वैसे भी फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक टाइम के बाद उनका खाना खत्म हो गया, कितने दिन इंतजार करेंगे ओवम का, खाना खत्म होता ही मर जाएंगे, राइट. बट अगर कुछ राइट वाली में गए और वहां पे उनको ओवम मिल गया तो अब क्या होगा? इन सब में कंपटीशन, इन सब में क्या होगा? कंपटीशन होगा कि कौन जाके इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा, राइट. सो एवरीबडी विल बी स्टार्टिंग टू ट्राई कि चलो भाई हम इसके अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं. बट ओनली वन ऑफ द लकी स्पर्म एंटर्स इनटू द फीमेल ओवम. वो फीमेल ओवम के साथ फ्यूज करता है और उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी प्रोसेस. सो द सेकेंड इवेंट जो है वो है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. This is nothing but the fusion of sperm with the ovum in the fallopian tube, right? So after insemination, the sperms, they travel from the vagina to the uterus and then to the fallopian tube. fallopian tube में जाने के बाद वो ovum को देखते हैं और उनमें होता है competition कि कौन इस ovum को जाके fertilize करेगा, right? Now जैसे ही ये फ्यूज होते हैं, पेरेंट के जो पेटर्नल जीन्स होते हैं, मतलब फादर के जो पेटर्नल जीन्स होते हैं वो, और मदर के जो मैटर्नल जीन्स होते हैं, ये दोनों कंबाइन होते हैं. क्योंकि फ्यूजन हो रहा है, स्पर्म के पास आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ओवम के पास आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम है. तो आधे कैरेक्टरिस्टिक फीमेल पेरेंट के, आधे कैरेक्टरिस्टिक मेल पेरेंट के मिलके दे फॉर्म दी जाइगोट. एंड दिस जाइगोट इज नथिंग बट अ सिंगल सेल. ये एक सिंगल सेल होता है. सो दिस फर्टिलाइजेशन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो आपका फर्टिलाइजेशन से आपको क्या मिला? आपको जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. अब जाइगोट तो बन गया, पर अब हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑर्गेनिज्म में. सो नाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ zygote development starts.
राइट. सो आफ्टर दिस zygote डेवलपमेंट और द zygote फॉर्मेशन, ये जो zygote है ना, ये इंटरनली डिवाइड होता जाता है. मतलब ये सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, फिर ये दो में टूटता है, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे ये टूटता ही जाता है, टूटता ही जाता है और टूटता ही जाता है. मतलब टूटना मतलब ग्रो करना. बेसिकली सेल डिविजन इज बेसिकली अ मेथड ऑफ ग्रोइंग. सो नाउ दिस डिवाइडेड zygote, ये जो मल्टीप्लाइड zygote है, ये अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जब हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. मतलब ये एक मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है. सो द zygote, इट इज कन्वर्टेड टू ब्लास्टोसिस्ट. zygote क्या होता है? इट इज अ सिंगल सेल और ये होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स. नाउ सी दिस zygote, ये मैंने यहाँ पे एक फ्यूजन बता दिया. जैसे ये यहाँ पे एक मेल गैमीट इसको फ्यूज कर गया और इनके अंदर zygote का फॉर्मेशन हो गया. अब जैसे ही ये zygote का फॉर्मेशन हुआ, तो लेट्स से ये zygote का फॉर्मेशन इस ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं हम. अब ये हमारा zygote बन गया. नाउ दिस zygote गेट्स कन्वर्टेड टू ब्लास्टोसिस्ट. अभी मैंने इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बना दी, ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो गया. ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये ट्रैवल डाउन करती है टू दी यूट्रस, क्योंकि हमने पढ़ा है जो यूट्रस है वहीं पे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. सो नाउ द zygote or the zygote in the form of blastocyst, right? So now this group of cells travel to uterus. अब भाई ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए, इनको खाना आना चाहिए डेफिनेटली. अब तो भाई इतने सारे सेल्स हो गए तो इनकी बार बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज ही होती जाएगी. और इनको एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स तो इनकी बढ़ती ही जाएगी. तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? अब यहाँ पे तो कोई और सोर्स ही नहीं है. मदर की वूम में आ गए ये तो कहाँ से आएगी एनर्जी? कौन देगा? मदर की बॉडी. तो ये अब मदर को परेशान करने लगेंगे, बोले अब एनर्जी दो. एनर्जी मतलब मदर एनर्जी तो नहीं दे सकती, मदर क्या देगी? न्यूट्रिशन. सो दे विल स्टार्ट डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी. अब ये ऐसे ही नहीं होता कि ये हवा में यूं ही खड़े हो गए और न्यूट्रिशन दे दे, न्यूट्रिशन दे दे. नहीं, ये क्या करते हैं, ये इस यूट्रस के साथ अटैच हो जाते हैं. मतलब ये जो zygote है या ग्रुप ऑफ सेल्स है, इट गेट्स इम्प्लांटेड, है ना, ऐसे प्लांट हो जाता है इसके अंदर यूट्रस की एंडोमेट्रियम में. हमारी एंडोमेट्रियम तैयार थी क्योंकि फीमेल की बॉडी तो हर महीने तैयारी तो करती है भाई, आएंगे गेस्ट आएंगे, नाश्ता वाश्ता बना के रखा ही है. तो यहाँ पे भी एंडोमेट्रियम जो है वो थिकेंड अप है, उसके पास खूब अच्छा ब्लड सप्लाई है. तो जैसे ही zygote आता है, एंडोमेट्रियम बड़ी खुश हो जाती है, वाह अब तो जो तैयारी की है वो सफल हो गई, मतलब कोई ना कोई तो आ रहा है, चलो खाना दे देंगे. So what happens, the next step, the third event in this entire process is the implantation. So the third event is implantation. ये implantation पता है क्या होती है? It is nothing but zygote का uterine wall से attachment. So implantation is the attachment of blastocyst with uterine wall. यूट्राइन वॉल के साथ इसके अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन. नाउ जैसे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ऐसे इसके साथ अटैच होने लग गया, तो अब क्या होता है, मदर में और डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है, मदर में, क्योंकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, तो अब हम इसको बोल देते हैं एम्ब्रियो. नाउ अब मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन बनता है और इस इम्प्लांटेशन के बाद कुछ हफ्तों बाद एक डिस्क जैसा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जो कि मदर और चाइल्ड को कनेक्ट करता है. सो दिस डिस्क लाइक टिश्यू इज नोन एज द प्लासेंटा. सो अ डिस्क लाइक टिश्यू called placenta is formed.
ये जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा बेसिकली जो भी फीटस का, एम्ब्रियो का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करती है। सो प्लासेंटा का क्या फंक्शन हो गया? प्लासेंटा 3 काम करती है। पहला फंक्शन है न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। अब मैंने आपको बताया एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है और ग्रो करता जा रहा है, और खाना मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर ग्रोथ तो होगी ही। तो अब हमारा एम्ब्रियो इस स्टेज पे आ गया कि वो भी रेस्पायर करेगा। तो रेस्पायर करेगा तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। सो दिस प्लेसेंटा आल्सो हेल्प्स इन exchange of gases. So the next function is exchange of gases. Please learn the functions of placenta. It is a direct question. ठीक है, न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दी थर्ड फंक्शन, क्योंकि अब ये जो एम्ब्रियो है ये काफी हद तक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। सो इट ऑल्सो स्टार्ट्स इट्स ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे हार्ट डेवलप होगा, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। सो इनके अंदर अब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अब जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगा। सो दिस मेटाबॉलिक वेस्ट इज ऑल्सो रिलीज्ड आउट टू दी मदर्स बॉडी थ्रू दी प्लेसेंटा, क्योंकि जो डेवलपिंग फीटस है या डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो तो बाहर जाके अपने वेस्ट को नहीं निकाल सकता, तो वो तो क्या करेगा, मदर्स की बॉडी में रिलीज कर देगा। सो प्लेसेंटा का एक फंक्शन और होता है, इट इज टू टेक आउट द वेस्ट फ्रॉम द developing embryo. So it provides nutrition, exchange of gases, and removes or removal of waste. So removal of waste is also a function of placenta. अब धीरे धीरे मतलब as time passes by, the embryo, the developing embryo, it gets its nutrition, respiration करता है, और साथ ही साथ time to time waste का removal भी होता रहता है। All this takes place and the embryo now gets developed into a stage जब वो डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स शो करने लग जाता है। जैसे मदर्स बॉडी में उसके अंदर काफी डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स दिखने को मिल जाते हैं कि भाई अब ये इसका हाथ है, ये पैर है। तो जब एम्ब्रियो इस पोजीशन पे आ जाता है हम उसको बोलते हैं फीटस, राइट? नाउ इट इज नोन एज ह्यूमन फीटस, ठीक है? सो वंस इट स्टार्ट शोइंग इट्स डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखने को मिल जाते हैं, हम उस एम्ब्रियो को अब बोल देते हैं फीटस, राइट? नाउ द एंटायर फीटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मदर्स वूम्ब। ये जो डेवलपमेंट का पीरियड है ये एक रात का नहीं होता है कि रात में फर्टिलाइजेशन हुआ अगले दिन सुबह ऑर्गेनिज्म बन गया, नहीं, इट टेक्स अ पीरियड। इस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। सो द नेक्स्ट इवेंट, इसी के सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट इवेंट आता है, इट इज द जेस्टेशन पीरियड। आफ्टर इम्प्लांटेशन हमने देखा जेस्टेशन होगा। जेस्टेशन पीरियड हम बोलते हैं वो पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द डे ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ द बेबी, ठीक है? सो इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड जेस्टेशन। प्लेसेंटेशन, इस इवेंट को हम बोल देते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है? एंड देन लास्टली इज दी जेस्टेशन, ठीक है? सो जेस्टेशन इज बेसिकली द डे जब जाइगोट बना, पहला दिन, फर्टिलाइजेशन का दिन और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के दिन के जो पीरियड को बोलते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं gestation period. So gestation period is the period or the time between the fertilization and the development of fully formed baby. उसे हम बोलते हैं fully formed fetus, उसे हम बोलते हैं gestation. This gestation varies from organism to organism. In case of a normal human, it is 9 months or 360 days, right? So basically
gestation period is the period जब fertilization होता है, मतलब the day fertilization happens and the entire period जब वो zygote पहले एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप होता है, और फीटस के बाद वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं gestation period. Now once the gestation period is over, once the gestation period comes to an end, now the organism is ready to come out to the world. ये जो organism है ये अब बाहर की दुनिया एंटर करने के लिए एकदम तैयार हो गया है, एकदम sufficient है. So now the mother's body gives signals. मदर की बॉडी से सिग्नल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि नाउ द बेबी हैज टू बी थ्रोन आउट और एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो वंस इट इज fully developed in the mother's womb, it is expelled out from the mother's body by the process of parturition. ठीक है, so parturition क्या है? ये एक प्रोसेस है जब फीमेल बॉडी एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करती है. ठीक है, सो पार्ट्यूरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट a fully grown organism from the mother's body. Parturition. It is the process of expelling out a fully grown organism from mother's body. ठीक है, सो पार्ट्यूरेशन प्रोसेस मार्क्स द एंड ऑफ द एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड, राइट. सो पार्ट्यूरेशन में फिर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो जो यूट्राइन वॉल्स हैं उनको सराउंड करती हैं स्मूथ मसल्स. दीज स्मूथ मसल्स दे स्टार्ट स्ट्रेचिंग एंड दे स्टार्ट रिलैक्सिंग, और इस रिलैक्सेशन के कारण तो जो पेल्विस होता है वो वाइडनिंग होती है, पेल्विस की वाइडनिंग होती है, एंड साथ ही साथ जो अदर हॉर्मोन्स हैं जो इनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं, दे आर ऑल्सो रिलीज्ड. इसके कुछ हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन एज वेल एज द रिलैक्सिन हार्मोन. सो ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन आर रिलीज्ड इन द फीमेल बॉडी और वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं. सो वंस द बेबी इज रेडी टू कम आउट, इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द मदर्स वूम, मतलब यूट्रस से वो वेजाइनल ओपनिंग की तरफ निकलना स्टार्ट होता है. सो द बेबी स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना, एंड दैट इज व्हाई वेजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं. बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म जो है वो मदर की बॉडी से सेपरेट होता है. सो वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल, राइट. सो वी सॉ कि फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं. Let's quickly revise these events. ठीक है, so पहला हो गया fertilization, पहला हो गया copulation and insemination. So there is a sexual activity between the male and the female and semen is released into the vagina. फिर आता है fertilization और syngamy. ये जो semen release हुआ है उसके अंदर जो sperms हैं they start traveling to the uterus, फिर to the fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब में उनको ओवम मिलता है और ओवम को वो फ्यूज करते हैं, ओवम के साथ फ्यूज करते हैं, राइट. ये बनाता है जाइगोट. जाइगोट जो है वो अब डिवाइड होता है, फिर रीडिवाइड होता है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ये ब्लास्टोसिस्ट ओविडक्ट से ट्रैवल करके यूट्रस तक आता है और यूट्रस को आके बोलता है अब मुझे दाना पानी तुम ही दोगे. So now the process of implantation takes place. So the blastocyst it gets attached to the uterine wall. जैसे ही अटैच होता है कुछ वीक्स के बाद प्लेसेंटेशन होता है. प्लेसेंटेशन इज डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्क लाइक टिश्यू जो कि मदर और चाइल्ड के बीच में कनेक्टर का काम करती है. इसके 3 बेसिक फंक्शन होते हैं. पहला हो गया न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, दूसरा the exchange of gases, and तीसरा the removal of metabolic waste of the embryo. Now after all this the entire period is covered. तो पूरे पीरियड में ये जो जाइगोट है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है. ठीक है, इस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन.
जेस्टेशन पीरियड जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये 9 महीने का होता है, तो एलिफेंट के अंदर सबसे बड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है विच इज ऑफ 22 मंथ्स। सो एक एलिफेंट के अंदर 22 मंथ्स उसकी वूम में जो बेबी एलिफेंट है वो जेस्टेशन पीरियड में ग्रो करता है। सो फॉर 22 मंथ्स द एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट रिमेन्स प्रेग्नेंट, राइट? देन after the gestation period is over, the baby is ready to come out to this wonderful world. So this wonderful creation comes out through the vaginal opening by the process of parturition. So parturition is basically expelling out of the fully grown baby into the or outside world, right, from the mother's body. Now this was all about our fertilization and embryonic development. हमने इसको theoretically देख लिया. Now let's see the entire thing in the form of an animation और देखते हैं होता क्या है शुरू से, right? So let's see. I'll start with fertilization and then move to embryonic development, right? Now what is basically this fertilization? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमीट जो कि स्पर्म्स हैं वो फीमेल गैमीट जो कि ओवम है उसके साथ फ्यूज होते हैं एंड गिव यू जाइगोट। नाउ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखें आप तो यहाँ पे इतने सारे स्पर्म्स मिलके इस ओवम के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक कंपटीशन नहीं हो रहा है कि सारे स्पर्म्स ट्राई कर रहे हैं मैं अंदर एंटर करूं, मैं अंदर एंटर करूं, मैं अंदर एंटर करूं। सो any organism is a winner, or I say every organism is a winner from the mother's womb. वो अपनी मदर की womb से ही एक विनर होता है because he was the one who won the entire race of the millions of sperms. वो बहुत सारे sperms की रेस को लड़के झगड़ के and then he has come out. So देखिए यहाँ पे ये विनर स्पर्म आ गया है and it has released the paternal genes now. So जैसे ही ये paternal genes maternal genes के साथ combine होते हैं हम देखते हैं एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये जाइगोट डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है और 2, 4, 8 सेल से डेवलप होके अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। अब ये जो जाइगोट है ये अपनी जर्नी चालू करता है एक सिंगल सेल से, फिर ये सिंगल सेल किस में कन्वर्ट होता है? 2 सेल्स में, 2 से किस में कन्वर्ट होता है? 4, 4 से 8, 8 से 16 and so on. So the process of division of cell in the zygote it starts to begin, right? So embryonic development की पहली स्टेज होती है the division of zygote. So ये जो zygote है ये डिवाइड करता है, right? ये डिविजन 16 सेल के बाद एक ऐसा अलग स्ट्रक्चर ले लेता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, राइट? नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट इट जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वी सॉ द ब्लास्टोसिस्ट हैज कम अप, राइट? नाउ इन द फैलोपियन ट्यूब जो जाइगोट है इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टू द यूट्रस, ठीक है? सो जैसे ही ये यूट्रस में पहुंचेगा ये वहां पे न्यूट्रिशन मांगना स्टार्ट करेगा। So like you can see the fertilized cell has divided into 2, 4, 16 and so on, and ultimately it will get converted to a special structure known as the blastocyst. So as you can see एक blastocyst एक special structure होता है, अलग सा दिख रहा है आपको, देखो डार्क पिंक कलर में साइड में सेल्स जमे हुए हैं। So बीच में हॉलो होता है और इसके कॉर्नर्स पे सेल जम जाते हैं। Now this blastocyst it travels down the entire fallopian tube. पूरी fallopian tube घूमता है और अल्टीमेटली चला जाता है किसके पास? यूट्रस के पास। अब बोलता है भाई मुझे भी ग्रो करना है, अब मैं ग्रो करना चाहता हूँ तो खाना पानी दो भाई। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? ये न्यूट्रिशन लेगा अपनी मदर की बॉडी से। So now the mother's body is responsible for the nutrition of this developing zygote. ठीक है? सो ये ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्राइन वॉल से अटैच हो रहा है। सो यू कैन सी कि कैसे इसके साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। सो इट गेट्स इम्प्लांटेड, अंदर की तरफ एंटर हो जाता है। जैसे प्लांट नहीं करते हम लोग रूट्स को अंदर मिट्टी में धसा देते हैं,
वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने आप को यूट्रस के वॉल के अंदर धसा लेता है, उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। सो इन दिस वे द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स कनेक्टेड टू द यूट्राइन वॉल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं द इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ना आफ्टर सम टाइम, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर का जो है वो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे डेवलप अ स्पेशल टिश्यू known as the placenta. So this placenta provides nutrition, it helps in exchange of gases, and it helps in the removal of waste. So this placenta helps the developing blastocyst or the developing embryo to grow into a fetus. This fetus starts developing. मैंने आपको बताया जैसे ही ये एम्ब्रियो डिस्टिंग्विश्ड पार्ट्स डेवलप करने लग जाता है, जैसे ही इसके अंदर हाथ, पैर, नाक, मुंह, आप इनको डिस्टिंग्विश करने लग जाते हो, हम इस एम्ब्रियो को फीटस कहना लग जाते हैं। एंड दिस फीटस इज, दिस स्टेज इज नोन एज द फीटल स्टेज, राइट। अल्टीमेटली देखिए आप, द ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग इनटू अ फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग, एंड इन द यूट्रस इट इज growing and growing and growing. Ultimately it will grow for a period, जो कि एक लिमिटेड पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इस जेस्टेशन पीरियड में ये पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू ह्यूमन बीइंग व्हिच इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी through the mother's vagina, and this process is known as the parturition. So this was all about fertilization, embryonic development, and the other things, other events which are associated with human fertilization. So that was all about human fertilization, what happens when fertilization takes place and what happens when fertilization does not take place. All these were some events. इसके अंदर आपको इवेंट्स के बेसिक नेम्स याद रखने हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर सम फंक्शंस आल्सो, जैसे मैंने प्लेसेंटा के बताया आपको। यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस, जेस्टेशन पीरियड, you have to remember the implantation, copulation, insemination. These are some keywords जो आपको याद रखने रहेंगे, right? So this was all about the human reproductive system. I'll see you in the next lecture. Bye bye.